तो अभी तक हमने ये समझा कि अगर किसी मेटल प्लेट पे कोई फोटोन गिर रहा है तो कब नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, कब नहीं होता है, और जब होता है तो मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए होती है, और उससे जब ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो फोटॉन्स से जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। ठीक, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप देखते हैं। सेटअप क्या है वो समझिए। यहाँ एक मेटल की प्लेट होती है, इस पर हम लाइट गिराएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इसका नाम हो जाएगा कैथोड। उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए सामने एक और मेटल की प्लेट लगाते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होते हैं, इसका नाम होता है एनोड। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक बैटरी भी लगाएंगे और एक एमीटर लगाते हैं जो ये बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हुए। ठीक है, एक बैटरी भी यहाँ लगाएंगे और यहाँ से लाइट जो है वो गिर रही होती है इस तरह से, ये लाइट जो है वो आ रही होती है, लाइट गिर रही होगी और एच न्यू जो है वो वर्क फंक्शन से बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे बाहर की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पर कलेक्ट होंगे और करंट बनेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जाएंगे तो ये फोटो करंट, इसका नाम, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से जाएंगे, इनका नाम क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो करंट फ्लो होगी इसका नाम हो जाएगा फोटो करंट। ठीक, तो जरा समझना ढंग से। जैसे मान लिया आपने यहाँ से लाइट गिराई यहाँ से और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड प्लेट की तरफ डायरेक्शन करके ही मूव कर रहे होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इजेक्ट होंगे, किसी भी डायरेक्शन में इजेक्ट हो सकते हैं, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट हो रहे होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट तक नहीं पहुँचेंगे, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट तक पहुँचेंगे। अगर मुझे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट तक पहुँचाने हैं तो इस प्लेट की पोलैरिटी पॉजिटिव करनी पड़ेगी, मतलब मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, या आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक, किस तरह से बैटरी, कुछ इस तरह से बैटरी लगानी पड़ेगी, ये वी वोल्टेज की बैटरी ऐसे लगानी पड़ेगी ताकि ये जो एनोड है ये कैथोड के रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पे हो। कैथोड के रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पे होगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर एस्केप भी कर जा रहे हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे मैं इस वोल्टेज को बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे ये और ज़्यादा तेज़ी से इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और जब इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो ये जो करंट है फोटो करंट, इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एक ग्राफ है, वो ग्राफ है फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक, और इस ग्राफ को ढंग से समझना है आपने। ठीक है, समझिए जरा ढंग से। जब मैंने ये बैटरी नहीं भी लगाई थी तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पहुँच गए होंगे, कुछ तो फोटो करंट फ्लो हो गई होगी। ठीक है, यहाँ है आपका अप्लाइड वोल्टेज और यहाँ है आपकी फोटो करंट। तो जब ये बैटरी एब्सेंट थी तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो जो है वो एनोड प्लेट तक पहुँच जाएंगे। ठीक, और कुछ फोटो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगी। ठीक, तो ये ग्राफ कहीं यहाँ से शुरू करेगा आपका। ठीक है, अगर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो थी तब भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी। फिर जैसे जैसे मैं एनोड का पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा, एनोड का पोटेंशियल और पॉजिटिव करता जाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फोटो करंट बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फोटो करंट बढ़ती है, इस तरह से ये फोटो करंट बढ़ती है। ठीक, बट होगा क्या, जब आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पोटेंशियल इतना हो जाएगा कि इसने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमर्ज हो रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आप पोटेंशियल कितना ही बढ़ाओगे करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपने क्या कर लिए, यहाँ पे कलेक्ट कर लिए, और तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो फिर और करंट फिर नहीं बढ़ेगी। तो ये ग्राफ जो है वो फ्लैट हो जाता है आगे जाके। ठीक, उसके बाद पोटेंशियल आप बढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स आपने कलेक्ट कर लिए हैं, और उस टाइम जो मैक्सिमम फोटो करंट फ्लो हो रही होती है इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। ठीक है, सैचुरेशन करंट का मतलब ये है कि ये बैटरी एनोड का पोटेंशियल इतना है कि इसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और करंट बन गई है। अब अगर सिचुएशन ये हुई कि इस बैटरी की पोलरिटी अगर मैं रिवर्स कर दूं, अगर मैं इस बैटरी को रिवर्स ऑर्डर में लगाऊं, मतलब इस ऑर्डर में लगाऊं, यानी एनोड का पोटेंशियल मैंने नेगेटिव कर दिया,
ठीक है, एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव कर दिया, तो क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच रहे होंगे ये इनको भी रिपेल करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल आप बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे उसका रिपल्शन बढ़ता जाएगा, तो जो करंट थोड़ी बहुत पहुंच रही थी वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये ग्राफ इस तरह से दिखेगा, और इतना नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया कि करंट को घटा के उसने जीरो कर दिया, तो उस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है उसको कहते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका नाम होता है माइनस वी एस। वी एस क्या है यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं फिर से बता रहा हूँ, समझो जरा। अगर मैंने एनोड प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव करना शुरू किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच रहे थे इनको रिपल्शन लगेगा, ये यहाँ नहीं पहुँचेंगे, रिपेल होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे मैं और ज़्यादा नेगेटिव करता जाऊँगा एनोड का पोटेंशियल, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पहुँचना और कम होता जाएगा, और एक मिनिमम ऐसी वैल्यू भी आएगी जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचेगा, और उस पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस नेगेटिव पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो करंट की वैल्यू हो जाती है जीरो। इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है यहाँ से निकल नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे होंगे, बट वो इधर उधर सब डिस्पर्स हो जा रहे होंगे और इस प्लेट से रिपेल हो जा रहे होंगे, तो इस प्लेट तक कलेक्ट नहीं होंगे। तो ये है आपका पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ। जब कोई पोटेंशियल नहीं था तब भी कुछ ना कुछ फोटो करंट होगी। पोटेंशियल अगर आप फेवरेबल लगाओगे, एनोड को पॉजिटिव करोगे, तो फोटो करंट बढ़ती जाएगी, बट एक लिमिट तक बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जब आपने कलेक्ट कर लिए हैं तब जो करंट होगी उसका नाम हो जाएगा सैचुरेशन फोटो करंट। अगर आपने एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव करना शुरू किया तो करंट जो की वैल्यू जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और अगर आपने इतना नेगेटिव कर दिया कि करंट की वैल्यू घट के जीरो हो गई तो उस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो करंट। ठीक, तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, अब वो इंपॉर्टेंट बात आती है। तो अगर आप चाहते हो कि इस प्लेट पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे तो आपको टारगेट करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है। मैं ऐसा एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। जैसे आपको ये टारगेट करना है कि आपको एक ऐसा पेपर बनाना है क्लास में सभी फेल हो जाएं, तो आप किसको टारगेट करके पेपर बनाओगे, ठीक है, तो जो क्लास में सबसे तेज होगा, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला होगा, सबसे होशियार होगा, जिसके पास होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स लेके आ रहा होगा, अगर आपने उसको टारगेट करके पेपर बनाया कि ठीक है ये फेल हो जाए तो बाकी सभी फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। बिल्कुल वैसी सिचुएशन यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम से कम होती है, मैक्सिमम के बराबर या उससे कम होती है, मैक्सिमम और जीरो के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन आया है, अगर उसी को आपने रिटार्ड करवा के रिपेल करके रिटार्ड करा के उसको इस प्लेट तक नहीं पहुँचने दिया तो और कोई इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल डिसाइड होगा। ठीक, तो हम इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। क्या एक्सप्रेशन बनेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, देखो हमने ये पढ़ा है क्यू चार्ज को अगर डेल्टा वी से एसलेट कराएं तो क्यू डेल्टा वी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाता है। तो इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर हमने क्यू चार्ज को डेल्टा बी से रिटार्ड करवाया है तो क्यू डेल्टा बी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर पोटेंशियल से रिटार्ड करवा रहे हैं। ठीक है, रिपल्शन ही तो है। एनोड जो है वो हायर पोटेंशियल पे नहीं है, लोअर पोटेंशियल पे है, और कैथोड जो है वो हायर पोटेंशियल पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बनाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले केस में, इस वाले केस की बात चल रही है अभी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जब आगे की तरफ भागेंगे तो इन पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो रिटार्डेशन होगा। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को Vs से रिटार्ड करवाया है तो उसका जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। फिर से समझो, हमें टारगेट किसको करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को, और हमें इतना नेगेटिव पोटेंशियल लगाना है, इतना रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाना है कि इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करा के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी का अगर हमने लॉस करा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन भी एनोड प्लेट तक नहीं पहुंचेगा। तो ये बनेगी आपकी फाइनल इक्वेशन कि इलेक्ट्रॉन को हमने अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर पोटेंशियल से रिटार्ड करवाया तो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, अगर वो के मैक्स के बराबर होगा तो सभी की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ठीक, प्लेट तक पहुँचते पहुँचते काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और वहीं से ही वापस लौट आएंगे। इस तरह की सिचुएशन होगी। तो क्या इक्वेशन बनने वाली है इसकी, तो इसकी इक्वेशन बनने वाली है EVS इज इक्वल टू के मैक्स, और के मैक्स होता है आपका h न्यू माइनस फाई। तो
तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो इक्वेशन आएगी वो आपकी आ जाएगी h बाई ई टाइम्स न्यू माइनस फाइव बाई ई, ये इक्वेशन बन जाएगी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ बनाया जाता है, वो भी बना लेते हैं इसी इक्वेशन पे बेस्ड। तो इसको गौर से देखो, ये है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनता है। ये ग्राफ बनता है, ठीक। ये है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक। और इसकी स्लोप जो होगी, अगर मैं लिखूं थीटा टेन थीटा, स्लोप जो होगी तो स्लोप इक्वेशन से साफ दिखाई दे रही है, h बाई ई के बराबर है, ठीक है। क्या क्या इक्वेशन का फॉर्मेट, क्या इक्वेशन का फॉर्मेट है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये फॉर्मेट है। तो स्लोप है h बाई ई के बराबर है, इसका मतलब h भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएं डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जिनका वर्क फंक्शन अलग अलग हो, तो उन सारे ग्राफ्स जो हैं वो सभी इसी फॉर्मेट के बनेंगे, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, और उन सभी ग्राफ्स की स्लोप सेम होगी क्योंकि स्लोप जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट आ रही है, ठीक। अच्छा, y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, ये जो y एक्सिस नेगेटिव में इंटरसेप्ट है, नेगेटिव में है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 5 बाई ई के बराबर। तो अलग अलग मेटल्स के लिए क्या चीज़ अलग अलग होगी, अलग अलग मेटल्स के लिए अगर हम ये ग्राफ बनाएं तो अलग अलग मेटल्स का y एक्सिस इंटरसेप्ट अलग होगा क्योंकि ये मेटल के वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये मेटल के वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम कई सारे मेटल्स के लिए बनाएं तो इसी के पैरेलल लाइंस बनेंगी, यहाँ पे इसी के पैरेलल लाइंस बनेंगी। एक दो मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे एक लाइन ये है तो एक लाइन हो सकता है ये हो, एक लाइन हो सकता है ये हो, ठीक। 3 मेटल के लिए मैंने बना दिया। मान लिया ये मेटल ए है, ये बी है, ये सी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ए का जो वर्क फंक्शन है वो सबसे कम है, ये देखिए ए का वर्क फंक्शन सबसे कम है, वर्क फंक्शन ए का सबसे कम है, उससे ज़्यादा किसका है, बी का है, और सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन किसका है, सी का है। लेकिन सबकी स्लोप सेम होने वाली है क्योंकि स्लोप जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, h बाई ई के बराबर है। तो हमने टोटल 2 ग्राफ देखे, ठीक है। और एक ग्राफ जो था हमारा पहला वाला ग्राफ, वो था हमारा करंट, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल, और उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात समझी। फिर हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे और वर्क फंक्शन पे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखा तो वो स्ट्रेट लाइन आया। तो ये 2 ग्राफ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर है। अब हम कुछ वेरिएशन देखेंगे, समझिए। फिर से वही सेटअप बनाते हैं, दोबारा से बना लेते हैं, और कुछ चीज़ों के आपको वेरिएशन समझने हैं। जैसे मान लिया ये कैथोड प्लेट है, इस पे लाइट गिरेगी, और सामने वाली एनोड प्लेट है, इस पे लाइट हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्शन की प्रोसेस को फेवर और डिसफेवर करने के लिए यहाँ पे हम एक बैटरी लगाते हैं। मान लिया अभी हम कलेक्शन की प्रोसेस को फेवर कर रहे हैं, और कितनी करंट फ्लो होगी उसको मेज़र करने के लिए एमीटर लगा देते हैं, ठीक। और यहाँ पे ये लाइट गिर रही है, ठीक है, लाइट आ रही है। लाइट के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन है। क्या मेंशन है वो समझो। ये मेंशन है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी दी है न्यू, एक बात, और लाइट की इंटेंसिटी है आई, दूसरी बात, और कितने फोटॉन्स आ रहे हैं पर सेकंड। तो n फोटॉन्स पर सेकंड गिर रहे हैं, n फोटॉन्स, n जो है n फोटॉन्स पर सेकंड जो है प्लेट पे गिर रहे हैं। अब एक सेकंड में अगर n फोटॉन्स गिर रहे हैं, ढंग से सुनते जाना, एक सेकंड में n फोटॉन्स गिर रहे हैं और हर फोटॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू, तो एक सेकंड में टोटल एनर्जी कितनी आ रही होगी, h न्यू टाइम्स n। जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप समझ लो कि फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू, इंटेंसिटी कितनी है आई, और n फोटॉन्स पर सेकंड गिर रहे हैं। तो प्लेट का आप एरिया भी मान सकते हो कि प्लेट का एरिया हमने कह दिया a, ठीक है, प्लेट का एरिया कह दिया a, ठीक। अब इंटेंसिटी पे जरा फोकस करते हैं। इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है? इंटेंसिटी होती है टोटल एनर्जी, ठीक, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। आराम से सुनते जाना। अब टोटल एनर्जी किस बात पे डिपेंड करेगी? तो टोटल एनर्जी इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितने फोटॉन्स आ रहे हैं और कितनी एनर्जी के फोटॉन्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आराम समझना आप, मान लिया 100 फोटॉन आ रहे हैं और हर फोटॉन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया तो नीचे है ही। मैं टोटल एनर्जी के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल एनर्जी सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करेगी। टोटल एनर्जी नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ एक फोटॉन के पास कितनी एनर्जी है, दोनों पे डिपेंड करेगी। ठीक ठीक है। मान लिया एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 100 फोटोन आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अगर मान लिया दूसरी सिचुएशन जिसमें 50 फोटॉन्स आ रहे हैं और हर फोटोन अब की बार 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है, तब भी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि एक फोटोन की एनर्जी क्या है और टोटल फोटॉन्स कितने आ रहे हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो टोटल एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या बनेगी, इंटेंसिटी बनेगी। कुल मिला के मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में ये कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने के दोनों तरीके हो सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हो, नंबर्स को बढ़ा दो और एक फोटोन की एनर्जी सेम रखो, यानी फ्रीक्वेंसी को सेम रखो, तब भी टोटल इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नंबर्स को सेम रखो और एक एक फोटोन की एनर्जी या एक एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, इसको इंक्रीज कर दो, इंक्रीमेंट दे दो इसमें, तो अभी आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब टोटल एनर्जी बढ़ाना। टोटल एनर्जी बढ़ाना दोनों केसेस में हो सकता है, या तो आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दें और हर फोटोन की एनर्जी सेम रखें, या फिर नंबर ऑफ फोटॉन सेम रखें और हर फोटोन की एनर्जी बढ़ा दें। ठीक। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानते हैं हम, तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ ये कह रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, सिर्फ इतना कह रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मानेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कि नंबर बढ़ाया होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रखी होगी। ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट केस है, कुछ नहीं मेंशन किया गया तो इसको हम मान के करते हैं। क्लियर है। ठीक है। अब आगे समझते हैं इसमें। देखो, तो n फोटॉन्स आ रहे थे पर सेकंड और न्यू फ्रीक्वेंसी के हैं I इंटेंसिटी आ रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कलेक्ट हो रहे होंगे, और अगर हमने फेवरेबल वोल्टेज लगाया है, एनोड को हायर पोटेंशियल पर रखा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और कलेक्ट करेगा, और इतना फेवरेबल पोटेंशियल लगाया है कि सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर ले रहा है, तो वो सैचुरेशन करंट बना देगा। ठीक। और अगर अपोजिट पोलैरिटी का लगाएंगे तो करंट को कम करेगा, और इतनी अपोजिट पोलैरिटी का लगा दिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर लगा दिया, तो करंट घट के 0 हो जाएगी। ठीक। अब हम कुछ चीज़ें समझेंगे, समझिए आप आराम से। मान लिया हमारे पास 5 वेरिएबल हैं, कौन कौन से हैं, फ्रीक्वेंसी है, लाइट की इंटेंसिटी है, नंबर डेंसिटी है, सैचुरेशन करंट है और स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है। ये 5 वेरिएबल्स हैं और इनका इंटरप्ले चलेगा। ठीक है। और 2 बहुत खास केस देखेंगे हम। पहला केस समझिए आप आराम से। पहला केस ये है कि उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा कि हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ये कहा और कुछ नहीं बोला। ठीक है। सिर्फ उन्होंने कहा इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं और आपको बताना है बाकी 4 वेरिएबल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई और कुछ नहीं कहा, तो डिफ़ॉल्ट केस हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे डिफ़ॉल्ट केस कि नंबर डेंसिटी को आपने इंक्रीज़ किया होगा, ज़्यादा फोटॉन्स भेजे होंगे, बट फोटॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया होगा, फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी आपकी, सेम रही होगी बाय डिफ़ॉल्ट केस। अब आप ये बताओ, अगर नंबर्स ज़्यादा आएंगे फोटॉन्स के तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो सैचुरेशन करंट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो नंबर बढ़ने से सैचुरेशन करंट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखे थी स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन होती है EVS = h nu - phi, और इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया, एक फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये हुआ आपका पहला केस। ठीक। दूसरा केस क्या होगा, मान लिया उन्होंने सेकंड केस में ये कहा कि हम क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, सिर्फ इतना कहा कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, नंबर नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, नंबर नहीं बढ़ा रहे हैं, नंबर हम कांस्टेंट रख रहे हैं और फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। लेकिन नंबर्स आपने सेम रखे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे वो भी लगभग सेम रहे होंगे, तो आपकी सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर से डिपेंड करेगी सैचुरेशन करंट, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तो उस पर डिपेंड करेगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक। तो ये 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है।